हाँ ठीक है, आप बोलिए तो। अब हम आपकी आवाज जो है बंद कर रहे हैं। हाँ, आवाज़ जा रही है हमारी? आवाज़ जा रही है? आवाज़ जा रही मेरी? मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है? सुन पा रहे हैं? शुरू करूं? मेरी आवाज़ अब तक जा रही है? शुरू करूं? अच्छा, ओके 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 ओके। थैंक्स गॉड, अल्लाह का शुक्र है क्या आप तक आवाज़ मेरी पहुंच पा रही है। तो मैं बग़ैर अब किसी तमहीद के अपनी गुफ्तगू शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं इस माह गुज़रने वाले अदब के दो पुरोधाओं और प्रतिशोध की आवाज़ मंगलेश डबराल और शमशुर रहमान फ़ारूक़ी को याद कर ख़राज अक़ीदत पेश करना चाहता हूँ, जो हमारे जनवादी लेखक संघ जमहूरियत पसंद मुसन्निफ़ीन की ख़ास रवायत भी रही है। दोनों के जाने से उर्दू और हिंदी अदब यकसा तौर पर नाला है, मातम कना है, शोक संतप्त है। मंगलेश डबराल हिंदी साहित्य में एक रोशन चमकदार सितारे के समान थे, तो शमशुर रहमान फ़ारूक़ी को भी उर्दू अदब में यद तौला हासिल था। दोनों ने अदब को खूब सींचा, खूब परवान चढ़ाया, जिनकी अदबी खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। मंगलेश डबराल 16 मई 1948 को गढ़वाल उत्तराखंड में पैदा हुए और 9 दिसंबर इसी महीने की 9 तारीख को गाज़ियाबाद के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली। इनकी रचनाओं में 5 काव्य संग्रह हैं, जिनमें पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है और नए युग में शत्रु है। इसके अलावा डबराल के 2 कथा संग्रह भी प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें लेखक की रोटी और कवि का अकेलापन है। इसके साथ ही इनका एक सफ़रनामा एक बार आयोवा भी प्रकाशित हो चुका है। इनके काव्य संग्रह यानी शेरी मजमुआ हम जो देखते हैं के लिए इन्हें 2000 में हिंदी साहित्य अकादमी इनाम भी मिला। अब मैं शमशुर रहमान फ़ारूक़ी की बातें करूं तो मौजूदा दौर में उर्दू अदब में इनका कोई सानी नहीं है। इनकी पैदाइश 30 सितंबर 1935 को आज़मगढ़ उत्तर प्रदेश में हुई और इंतकाल 25 दिसंबर को हुआ, इसी महीने की 25 दिसंबर को हुआ, इलाहाबाद में। हालांकि ये बहुत दिनों से बीमार थे, दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटल स्कॉट हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे, लेकिन हयात ने वफ़ा नहीं की। 25 दिसंबर को ये भी लुक़्मे अजल हो गए। फ़ारूक़ी साहब ने शेर भी कहे
कहानियाँ भी लिखीं, नावल भी लिखे और तनकीदें भी की, मगर इनकी शोहरत बतौर नक़ाद ज़्यादा है बनिस्बत फ़िक्शन निगार के। इसी मुनासबत से इन्हें उर्दू तनकीद का T.S. एलियट भी कहा जाता है। इनकी दर्जनों तनकीदी किताबें हैं। इनकी तनकीदी किताब तनकीदी अफ़कार पर 1986 ईस्वी में, ग़ालिबन 1986 था, 1986 ईस्वी में साहित्य अकादमी एजाज़ मैसर हुआ, यानी साहित्य अकादमी इनाम मिला, जिसमें शायरी के मुतालिक नए उसूल व ज़वाबित से बहस की गई थी। फ़ारूक़ी साहब को सरस्वती सम्मान भी मिला 1996 ईस्वी में, जो इनकी किताब शेर शोर अंगेज़ के नाम से मंजर आम पे आई। आपको बताता चलूँ कि ये किताब 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है और इस किताब का नाम उर्दू के प्रख्यात कवि मीर तक़ी मीर का शेर, जहाँ से देखिए एक शेर शोर अंगेज़ निकले है, जहाँ से देखिए एक शेर शोर अंगेज़ निकले है, क़यामत का सा हंगामा है हर जा मेरे दीवान में। मीर का ये शेर था। इसी शेर से इन्होंने अपनी किताब को मंसूब किया है, जिसमें इन्होंने शायरी के नए उसूल और उसके ज़वाबित बताए हैं। उस पर तवील मुदल्लल बहस की है। बहुत उम्दा किताब है, जो हमारे कोर्स का हिस्सा भी थी। फिर फ़ारूक़ी ने नावल भी लिखा 2006 में, कई चांद थे सरे आसमां, जिसका जो उर्दू में आया, हिंदी में भी इसका तर्जुमा हो चुका है। अदब के गलियारे में इसकी खूब शोहरत हुई, काफ़ी मकबूल हुआ। फ़ारूक़ी ने अरूज़ व बलागत पे भी अच्छी खासी बहस की है। इसी नाम से उन्होंने इल्मुल अरूज़ के नाम से भी एक इल्म बलागत पर भी एक किताब लिखी थी। इसके अलावा फ़ारूक़ी साहब के कई किताबें हैं, जिनमें सेक्टर ऑफ ब्यूटी भी है, और अभी जहन से बातें निकल रही, कई किताब, दर्जनों किताब उनकी याद थी। चूँकि हमको अफ़साने का जायज़ा लेना है, कल के अफ़साने पे, और उन्होंने एक किताब लिखी थी अफ़साने की हिमायत में। अफ़साने की हिमायत में उन्होंने एक किताब लिखी थी जो काफ़ी मशहूर हुई, लेकिन दोनों के जाने से अदब में जो खला पैदा हुई है वो नाकाबिल तलाफ़ी है। उसकी भरपाई इस सदी में तो क्या, कई सदी में नहीं हो सकती है। डबराल साहब और फ़ारूक़ी साहब को जनवादी लेखक संघ जमहूरियत पसंद मुसन्निफ़ीन की जानिब से खराज अक़ीदत पेश करते हैं, और दोनों की रहलत को, दोनों के जाने को कैफ़ी आज़मी के लफ्ज़ों में, कैफ़ी आज़मी के शेर के ज़रिया ये कह सकते हैं कि रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। ये कैफ़ी आज़मी ने कहा था। साथ ही परवीन शाकिर के लफ्ज़ में, परवीन शाकिर के शेर के साथ मैं इनको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ इन दोनों को। एक सूरज था कि तारों के घराने से उठा, एक सूरज था कि तारों के घराने से उठा, आँख हैरान है क्या शख्स ज़माने से उठा।
कुदरत अपने ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लेती है, वो मौत व हयात का बहाना ढूंढती है, हिले ढूंढती है। बता दूं, दोनों को मुश्तरका तौर पे दोनों को, डबराल साहब और फारूकी साहब, दोनों को कोरोना डिटेक्ट किया गया था। दोनों को कोरोना से मतलब कि बताया गया कि कोरोना से दोनों की मौत हुई। कुदरत का इंतज़ाम है, कुदरत तो कोई इल्ज़ाम अपने ऊपर लेती नहीं है। बहरहाल बात को तुलना देते हुए मैं आता हूँ कल की बात पे, जिसे हमारे बुज़ुर्ग डॉक्टर एहसान ताबिश साहब ने कल कहानी पेश की थी, और समंदर खामोश है। उसका मुख्तसर जायज़ा मैं लूँ तो बताऊं कि उर्दू फिक्शन के ताल्लुक़ से बिहार की सरज़मीन बड़ी ज़रख़ेज़ वाक़ हुई है। उर्दू के ताल्लुक़ से बिहार की सरज़मीन बड़ी ज़रख़ेज़ वाक़ हुई है, जहाँ से बेशुमार दशंदा सितारे नमूदार हुए, जिन्होंने अपनी पूरी तबानी के साथ उर्दू अदब को जला बख्शी है, जिनमें सुहेल अज़ीमाबादी, शौकत हयात, अब्दुस्समद, हुसैनुल हक़, गज़नफ़र वग़ैरह के नाम खुसूसी अहमियत के हामिल हैं। उन्हीं नामों में एक मोतबर नाम डॉक्टर एहसान ताबिश का भी है, जिन्होंने अपनी तख्लीक़ी क़ुव्वतों का लोहा मनवाया। ये दीगर बात है कि इन्हें वो शोहरत मैसर नहीं हुई जिसके वो हक़दार थे, लेकिन गुमनाम भी नहीं हैं। यही वजह है कि इनके अफ़सानी सलाहियत से इन्हिराफ की सूरत भी नज़र नहीं आती। एहसान ताबिश की सन पैदाइश 1959 है और जाए पैदाइश गया बिहार है। इनका तालीमी सफ़र MA PhD तक है। इनका PhD का मौजू उर्दू गज़ल में असदक़ी शोरा का हिस्सा है, जो हुसैनुल हक़ के ज़ेर निगरानी 1992 में पाया तकमील को पहुँचा। PhD कर लेने के बाद बतौर लेक्चरर ये एक गैर सरकारी स्कूल इस्लामपुर में अपनी खिदमत अंजाम दी। उसके बाद इस्लामिक फ़िक़्ह एकेडमी दिल्ली में 1 साल काम किया। उसके बाद मुलाजमत की गरज से मदीने चले गए, सऊदी अरब चले गए, जहाँ उन्होंने डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का भार संभाला और अपनी ज़िंदगी के 25 साल गुजारे। वापस 2016 में अपने मुल्क हिंदुस्तान आते हैं। एहसान ताबिश की पहली कहानी रूह का रक़्स है। एहसान ताबिश की पहली कहानी रूह का रक़्स है, जो 1976 ईस्वी में रोशन अदब दिल्ली से शाये हुई। उसके बाद इनकी कहानियाँ यके बाद दिगरे शाये होती रहीं, जिनमें उलझन, जलती बुझती शमा, एक रात का अलमिया, नटराज का आखिरी रक़्स, आसेबी कहानियाँ, ज़िमनी सूरत हाल, ज़मीन की पीठ पर, चरागों के मुंतज़र, पस पर्दा जलता चराग वग़ैरह अहम कहानियाँ हैं। ये सभी 1975 से 95 के दरमियान लिखी गई हैं, जो हिंद और पाक के मुख्तलिफ़ जरीदे व अखबार में शाये हुई और दाद तहसीन हासिल की। इनकी कई कहानियाँ ऑल इंडिया रेडियो पटना से भी नश्र हुई। इनकी लिखी कहानियाँ गौहर नायाब पाकिस्तान में शाये होकर दाद तहसीन हासिल कर चुकी हैं। मौसूफ़ का मशहूर मज़मून समाज जल रहा है, जो जहेज़ की लानत पर मबनी था, काफ़ी मकबूल हुआ, जो संगम, कौमी आवाज़, पिंदार में शाये हुआ था। इनके रफ़्क़ा में खुर्शीद हयात, ज़ैन रामिश, शाहिद रिज़वी, इक़बाल हाशमी, खुर्शीद हाशमी थे। मौसूफ़ की तरतीब शुदा 6 किताबें अनक़रीब ही मंज़र-ए-आम पे आने वाली हैं। मुख्तसर ये कि सिफ़र से दायरा बना, दायरे से सिफ़र, समीक्षा कहानी पर है। कहानीकार जी महफूज आलम साहब, आप कहना बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैं फ़नकार से फ़न तक पहुंचना चाहता हूं।
पहले फ़नकार का मुख्तसर तारुफ, उसके बाद उसके फ़न पे। अब मैं उसके फ़न पे आ रहा हूँ, बात को तूल नहीं दे रहा हूँ। बात को तूल न देते हुए असल मौजू पे आता हूँ। अफसाना, ड्रामा या कोई भी शाहपारा अदब, उनका हमारे मुल्क, रियासत, शहर और गांव से ताल्लुक़ होता है। उनकी दाग बेल हमारे माहौल मुआशरे से ही पड़ती हैं। जी, कहानी पर ही समीक्षा दे रहा हूँ। पहले सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा कहानी का थोड़ा सा ये तैयार कर लूँ। उनकी आबो हवा से ही हमारा ख़मीर तैयार होता है। फ़नकार अपनी जांच, परख, मुताला कायनात, फ़िक्र व नज़र, किसी भी वाक़या पर उसके अपने तासुरात और उसकी शगुफ्ता बयानी दिलकश ज़बान के ज़रिए उसमें रूह फूँक देता है। अहद कोरोना और मौजूदा हुक्मरान पर भी हिंदी और उर्दू दोनों अदब में बहुत कुछ लिखा गया है। डॉक्टर एहसान ताबिश की कहानी और समंदर खामोश है, इसी की एक कड़ी है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, जब समंदर खामोश होता है उसकी लहरें सुकूत अख्तियार कर लेती हैं। तब वो किसी आने वाले भयानक तूफ़ान का पता देती हैं, जिसकी ज़द में आने वाली तमाम चीज़ें दरहम बरहम हो जाती हैं। ज़िंदगी का निज़ाम थम सा जाता है। चारों तरफ तबाही व बर्बादी का मंजर होता है, जिसके नताइज में आलमी इंसानियत को मजबूर होकर इस भारी भरकम नुकसानात की भरपाई करनी होती है। मुसन्निफ़ ने कुछ ऐसी ही कैफियत को बतौर इस्तारा अपने अफसाने का मौजू बनाया है, और समंदर खामोश है। यह अफसाना हालात हाज़िरा बरसरे इक़्तिदार जमात हाकिम वक्त और उनके निज़ाम की कारकर्दगी और उसके मुल्क व समाज पर मुरतब होने वाले मनफी असरात पर सैर हासिल गुफ्तगू है। और अहद कोरोना में इंसान की हिजरत, उसकी मुसीबत, उसके साथ पेश आने वाले अजियत और शर्मनाक रवैये पर कारी ज़रब भी की है। मज़कूरा अफसाना, जो कल अफसाना पढ़ा गया था, उसका पहला पैराग्राफ कारी का जहन अपनी जानिब मबजूल करता है, जिसमें मुसन्निफ़ लिखता है कि मोर को दाना खिलाते कब तक देखता, मैं सड़क पर उतरा, पोस्टर वाले मर्द को मुस्कुराते देख बेचैनी हद से बढ़ी तो मेरे अंदर का समंदर सुनामी की शक्ल लेकर उबल पड़ा। आपको याद होगा, गुज़श्ता 23 अगस्त को किसी सियासी रहनुमा की तस्वीर मोर को दाना खिलाते हुए काफ़ी वायरल हुई थी। यहाँ मुसन्निफ़ ने मोर को बतौर अलामत इस्तेमाल किया और बिलवास्ता यानी इनडायरेक्ट वे में ये बताने की कोशिश की है कि यहाँ पर मोर हिंदुस्तान की भोली और नासमझ आवाम है। जो आदमी दाना खिला रहा है वो बतौर सनतकार मतलब उद्योगपति यानी इंडस्ट्रियलिस्ट है। मुसन्निफ़ बताना चाहता है कि जो लोग आज मोर को दाना खिला रहे हैं वो अगर मन की करने पर आ जाएं तो कल उसके पंख तक उखाड़कर बाज़ार में फ़रोख्त करने से भी गुरेज नहीं करेंगे, जिसका वाज़ेह इशारा कारपोरेट सेक्टर की जानिब है। हालात ज़माना और हमारे समाज से जुड़ी कहानियाँ हमें मुतासिर करती हैं और उनमें हमारे अतराफ़ की चलती फिरती और ख़ूबसूरत तस्वीरें भी होती हैं, जिनकी वजह से इसमें दिलकशी और दिलावेज़ी पैदा हो जाती है। कारी उसकी तरफ माइल होता है और दिलचस्पी लेने लगता है। इसी पस मंज़र में ये इक़्तिबास मुलाहज़ा हो, मोहब्बत से छुटकारा जिनको मिला उन्हीं का अपना पुराना आसरा ठौर ठिकाना, छत मचान तो यही गांव धरती जंगल था ना, सो यहाँ नहीं लौटते तो कहाँ लौटते। कद छोटा होने के वक्त जिस्म से फूटी खून की फुहार पोस्टर पर धब्बे गरचे गाहे गाहे छोड़ जाती थी, मगर बारिश भी चुनाव की तरह ही थी। शायद
जो बरसते ही पोस्टर को साफ सुथरा बना जाती थी, इसलिए कहकहे आए दिन पोस्टर से सुनाई पड़ते थे। लहूलुहान पैरों पर खड़े लोग बेबसी से पोस्टर वाले मर्द का कहकहा सुनते। मुस्कुराते हुए पोस्टर को देखकर जंगल में आग लगाने वाले समझ जाते थे कि जंगल जल्द उठेगा, मुकम्मल तैयारी हो चुकी है। ये सच है कि अदब समाज का आकाश होता है। अदीब मुसव्विर होता है जो समाज की हकीकी तस्वीर बनाता है या तहरीरी खाका खींचता है। फ़नकार हमारी हयातो कायनात और उसके तमाम लवाज़मात को जैसा देखता है और उसके मुस्बत या मनफी असरात जो हमारे समाज का नासूर और ऐब बन रहे होते हैं, उसे अपनी कहानियों में पेश कर देता है। चूँकि अफसाना समंदर को कुज़े में समेटने का अमल है और यही अमल फ़नकार की मिराज है, जिसे एहसान ताबिश ने अपनी इस कहानी में बखूबी अंजाम दिया है। इस पस मंज़र में इस कहानी का इक़्तिबास काबिल गौर है जो मॉब लीचिंग की तरफ वाज़ेह इशारा करता है। मॉब लीचिंग जो एक दहकता हुआ मौजू है हिंदी और उर्दू दोनों अदब के लिए। मुलाहज़ा हो, शायद मैं भीड़ का तन्हा मुसाफिर था जो अपने अजदाद की लापरवाहियों का खमियाजा भुगत रहा था और अपने वजूद की सलीब उठाए तारीक दोराहे पर खड़ा ये सोच रहा था कि शांति की तलाश में नाकामी ही मेरा मुक़द्दर है या कुछ और। मज़कूरा इक़्तिबास उन बेकसूर मज़लूमों की मौत का अलमिया है जो भीड़ के ज़रिए मार दिए जाते हैं और हुकूमत वक्त उन्हें गिरफ़्तार तक नहीं कर पाती है, क्योंकि ये सभी अमल किसी ख़ास हिदायतकार यानी डायरेक्टर के वसीले ही अंजाम पा रहे हैं जो अब इस सिस्टम का हिस्सा है। मज़कूरा अफ़साना अलामती और इश्ताराती दोनों नोयत का हामिल है, जो एक रावी का बयानिया है जिसमें किरदार रावी ही है जो अपने मशाहदात, तजुर्बात और ख़यालात का इजहार करता हुआ सारी कहानी बयान करता है और हर अलामत से अलहदा और मुनफरद दिलखरश वाक़े की जानिब कारी के जहन को फेरता जाता है और कारी पै दर पै यके बाद दिगरे वसाइल व मसाइल के तलातुम में गोताखोरी करता हुआ साहिल तक पहुँचने में बेताब है। ये कहानी अपने आगाज़ से ही कारी को अपनी गिरफ्त में ले लेती है और अपना शरीक सफ़र बना लेती है। हैरत व इस्ताजाब के अथाह समंदर से अफसाने का आगाज़ होता है, क्योंकि इंसान और इंसानियत सिसक रही है, मानवता त्राही त्राही कर रही है, चारों तरफ खौफ व हरास के बादल मंडराए हुए हैं। कोई तो है, कोई तो होगा जो इस बला से निजात देगा। ये क्या बात है? इंसानियत जहाँ सिसक रही है वहाँ चरिंद व परिंद ऐश की ज़िंदगी जी रहे हैं। वक्त और हालात साहब ज़माना की सरपरस्ती और उनकी हमायत उन्हें हासिल है। हद तो ये है कि कुछ लोग मन की बात करने पर बज़िद हैं, मगर औरों के मन की बात सुनना उन्हें कतई पसंद नहीं, उन्हें नागवार गुज़रती है। जबकि चाहिए तो ये था कि लोगों के मन की बात सुनी जाती, उनके दुख दर्द को समझा जाता, उनसे हमदर्दी रखते हुए उनके मसाइल को हल करने की कोशिश की जाती, तब असल इंसानी तरक्की के इम्कानात भी नज़र आते। मगर ऐसा नहीं हो रहा है, जिसके तनाजुर में आम इंसान का हुक्मरान से भरोसा उठता जा रहा है। किसान रोड पर हैं, सरकारी कर्मचारी रोड पर हैं, अपने हक़ की मांग कर रहे हैं। मुलाहज़ा हो इक़्तिबास, पोस्टर वाला मर्द बोलता तो खूब था मन की बात, पोस्टर वाला मर्द बोलता तो खूब था मन की बात, मगर किसी का दुख नहीं सुनता था। इंसानियत जुल्म का सामना कर रही थी, हर तरफ फिक्री यलगार थी। आज़ादी सल्ब करने वाले की मंसूबाबंदी करने वाले मकतूल को कातिल कह रहे थे।
यानी जिसकी हत्या हुई थी उसी को हत्यारा गर्दानने पे आमादा लोग थे। डॉक्टर एहसान ताबिश का क़ुव्वत मुशाहदा काफ़ी तेज़ है। उन्होंने मौजूदा निज़ाम व नस्क़ यानी मैनेजमेंट की सारी कलई खोल कर रख दी है। जिस तरह हालात हाज़िरा की बेबाक तर्जुमानी उन्होंने की है, औरों के यहाँ इसका फुक़दान है। अहद कोरोना में सारे स्कूल कॉलेज बंद हैं, लेकिन फ़ीस वसूली करने का गोरख धंधा बदस्तूर जारी है। इसकी मुदाफ़त में यानी इसके डिफेंस में एजुकेशन सिस्टम की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही है। बच्चे के हाथों में स्मार्टफोन की फराहमी वालिदैन से ज़बरदस्ती करा जा रही है, जो बहुत ही ख़तरनाक है। इसके मनफी असरात बच्चों की सेहत यानी उनकी आँखों पर पड़ रहे हैं और गरीब वालिदैन अपनी किस्मत को रो रहे हैं। जिन बच्चों को 2 वक्त की रोटी सही से मैसर नहीं, उन्हें स्मार्टफोन रखने की बातें मज़ाक़-ए-ख़ेज़ मालूम पड़ती हैं। गरीब मज़दूर शहर से अपने गांव हज़ारों मील दूर पैदल चलने पर मजबूर हो गए। कितनों के पांव लहूलुहान, कितनों ने भूख से रास्ते में दम तोड़े, कितनों ने रेल की पटरियों पर आखिरी सांसें ली। हिजरत के कर्ब सहते सहते उनकी ज़बानें प्यास से बाहर आ गईं। लेकिन इन सारे मसाइल से बेखबर हुकूमत कहती रही, सबका साथ सबका विकास। मुझे कामिल यकीन है कि एहसान ताबिश का ये अफसाना, ये कहानी जो हकीकत के करीब तर है, ज़रूर रंग लाएगी। इन्हीं दुआओं के साथ अब मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। सभी को फिर से एक बार मेरा आदाब। सभी पार्टिसिपेंट्स का मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने अपना कीमती वक्त मुझे सुनने में लगाया। ऊपर वाले से दुआ गो हूँ कि आप सभी सेहतमंद रहें। शुक्रिया।